वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हम रस शास्त्र के यंत्र तक के टॉपिक कवर कर चुके हैं और हमने मूषा का फर्स्ट पार्ट भी पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज हम देखेंगे जितने भी डिफरेंट टाइप्स की मूषा बताई गई है उनके बारे में। तो आपको मूषा और उनके उपयोग ये याद रखने हैं। बाकी जो हमने सामान्य मूषा का निर्माण पढ़े थे उसी तरीके की बाकी मूषा भी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम वज्र मूषा। वज्र मूषा सबसे पहले आपको याद रखना है, इसका उपयोग जो है वो सत्व पातन के लिए किया जाता है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए डिटेलिंग तो ठीक है, लेकिन आपको उपयोग बहुत जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में एडवांस पॉइंट बता रही हूँ वो आपको स्पेशली याद रखना है। तो वज्र मूषा का उपयोग जो है वो सत्व पातन के लिए किया जाता है। इसका निर्माण कैसा होगा? इसमें हम 3 भाग मिट्टी लेते हैं, 2 भाग शन तंतु, 2 भाग घोड़े की रीढ़, 1 भाग दग्ध तुष यानी जला हुआ ऊन। इसी प्रकार की कुछ जो चीजें थी वो सामान्य मूषा के लिए भी थी, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। 1 भाग खड़िया, और आधा भाग लोह किट। इन सबको मिक्स करने के बाद जब अच्छी तरीके से बारीक करने के बाद इसमें हम कोयले या खरपर का चूर्ण मिलाते हैं। कोयले या खरपर का चूर्ण मिलाते हैं। कितना भाग मिलाते हैं? 1 भाग। और इन सब से ही बाद में वज्र मूषा का निर्माण किया जाता है। ये बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए से वज्र मूषा कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सत्व पातन के लिए यूज होती है, ये चीज नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट आता है पक्व मूषा। पक्व मूषा से ही पता चल रहा है कि ये कुम्हार द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से पकाई जाती है और अग्नि को सहन करने में समर्थ होती है, इसलिए से पक्व मूषा कहते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। एक भांड के यानी छोटे से मटके के आकार की होती है, ये ध्यान रखना है। और इसका जो उपयोग है वो पोटली रस को पकाने के लिए किया जाता है। एक बार आपको रीडिंग लगा लेनी है बुक से, बाकी नोट्स आपको इसी तरीके से बनाना है। पोटली रस को पकाने के लिए। थर्ड आता है गोस्तनी। गोस्तनी का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जो गाय के स्तन के आकार की हो, कुछ इस तरीके से, इसको हम गोस्तनी मूषा कहते हैं। तो इसमें क्या इसका यूज क्या है? सत्वों को द्रवित और शुद्ध करने के लिए। द्रवित या फिर शुद्ध करने के लिए। तो ये थी हमारी तीसरी मूषा, गोस्तनी मूषा। देन नेक्स्ट आता है वृंताक। 4th पॉइंट है वृंताक मूषा। वृंताक वर्ड का मतलब होता है बैंगन के आकार की। कुछ बैंगन के आकार की होती है इस तरीके से, और इस पे इसका जो होता है ढक्कन भी होता है। कुछ बैंगन के आकार की होती है, इसलिए से वृंताक मूषा कहते हैं। तो आपको इसमें यही चीज लिखनी है कि ये बैंगन के आकार की होती है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि इसकी परिधि यानी इसका जो डायमीटर होता है वो 8 अंगुल बताया गया है। 8 अंगुल डायमीटर है। और इसका उपयोग जो होता है खरपर सदस्य द्रव्यों के सत्वपातन हेतु। खरपर यानी Zn CO2
सदृश द्रव्यों की सत्वपातन हेतु। ये चीज आपको लिखनी है वृत्तांत में। नेक्स्ट आता है मलमूषा। मलमूषा जो होती है वो सिंपल सा शराब संपुट है, जो कि हम हमेशा बहुत सी जगह पे हम देख के आ चुके हैं यंत्र में भी। तो ये होती है मलमूषा। अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है? शराब संपुट होता है ये, सिंपली आप इसमें ये लिख सकते हैं शराब संपुट। इसका उपयोग होता है परपटी आदि द्रव्यों के स्वेदन हेतु। परपटी आदि रसों के स्वेदन हेतु। तो ये थी हमारी मलमूषा। नेक्स्ट है गोलमूषा। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि गोल का मतलब होता है कि ये इस कुछ इस तरीके की होती है। इसमें एक जहां पर मुख होता है, इसमें द्रव्य भरने के बाद हम इसके मुख को पूरी तरीके से पैक कर देते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको एक बॉल के आकार की दिखेगी, इसका मुख कहाँ है ये आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए पीजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसको लेकर कि इसको निर्वक्त्र कहा। गोलमूषा को निर्वक्त्र मूषा कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे। देन आती है महामूषा। महा मीन्स थोड़े बड़े आकार की होती है। महामूषा जो है वो कूर पर यानी हमारे एल्बो जॉइंट के आकार की होगी, कुछ इस तरीके से। जो हमारा जिसको हम कूर पर आकार या एल्बो जॉइंट की तरह होती है, ऐसा बोल सकते हैं। महामूषा इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो लोह द्रावण, अभ्रक, सत्व निष्कासन, सत्वपातन, सत्व द्रावण और सत्व को पुट देने के लिए। तो ये थी हमारी 7th नंबर की मूषा, महामूषा। नेक्स्ट एक है वज्र द्रावणी। वज्र द्रावणी मूषा। वज्र, यहाँ पर जो वज्र शब्द है आप अभी जब रस पढ़ेंगे उसमें आएगा कि वज्र का मतलब होता है अभ्रक। तो इसका उपयोग आपको ऐसे ही पता चल गया कि अभ्रक के द्रावण यानी अभ्रक को द्रवित करने के लिए, लिक्विफाई करने के लिए हम वज्र द्रावणी मूषा का यूज करते हैं। तो ये तो इसका उपयोग इसके नाम से ही पता चल गया। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि वज्र द्रावणी मूषा में हम 4 याम तक अग्नि देते हैं। 4 याम यानी टोटल 12 घंटे तक अग्नि दी जाती है। आपको टेब्युलर फॉर्म में बनाना है नोट्स। ये थी 8th नंबर की वज्र द्रावणी मूषा। ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के आएंगे, इसलिए हमको शॉर्ट फॉर्म में ही याद रखना है, बाकी बुक से आप डिटेलिंग पढ़ सकते हैं। देन आती है योग मूषा। योग मूषा में आपको याद रखना है पॉइंट कि
पारद विशेष, यदि इसमें हम पारद आदि को द्रवित कर देते हैं तो पारद जो होता है वो विशेष गुणकारी होता है। पारद विशेष गुणकारी होता है इसका। देन आती है 10th नंबर की गारमूषा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीजी के लिए। ये होती है गारमूषा। गारमूषा में 6 घंटे तक तीव्र अग्नि सहन करने में समर्थ होती है ये, जिसमें आप रेगुलर 6 घंटे तक अग्नि दे सकते हैं। 6 घंटे तक अग्नि को सहन कर सकती है ये, इसमें से मतलब ये गारमूषा कहलाती है। ये पीजी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 घंटे तक अग्नि सहन कर सकती है, वो मूषा क्या है? गारमूषा। देन आता है वरमूषा। वरमूषा तो जैसे गारमूषा थी वो 6 घंटे तक सहन कर सकती थी, तो जो वरमूषा है वो 3 घंटे तक अग्नि सहन कर सकती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 3 घंटे तक जो होगी वो वरमूषा होगी और 6 घंटे तक होती है गारमूषा। देन आता है 12th, ये होती है वर्ण। वर्णमूषा का मतलब क्या? यहाँ पर इसको हम रुप्य मूषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुप्य। रुप्य मूषा भी बोलते हैं इसको। इसमें रक्त वर्ण की जगह श्वेत वर्ग के द्रव्यों से मिट्टी को भावित कर मूषा निर्माण करते हैं। हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे कि मिट्टी किस प्रकार की लेनी चाहिए, इसके प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रुप्य का मतलब क्या है? यहाँ पर हम श्वेत वर्ण की मिट्टी का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? इस मूषा के निर्माण के लिए। इसलिए इसको श्वेत मूषा या रुप्य मूषा या वर्ण मूषा कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्ण में चेंज आ रहा है। रक्त की जगह हम श्वेत वर्ण की मिट्टी का यूज कर रहे हैं। तो ये था 12th नंबर की। देन आती है विड मूषा। एक बार रीडिंग जरूर लगा ले बुक से, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कॉपी में टेबुलर फॉर्म में नोट करने हैं। विड मूषा, ये इसका उपयोग होता है देह लोहोकर योग तैयार करने के लिए। ये विड मूषा का उपयोग देह लोह का योग तैयार करने के लिए किया जाता है। देन आती है मंडूक मूषा। मंडूक का अर्थ होता है मेंढक। तो ये जो होती है ये मेंढक के आकार की होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें तो नाम से ही पता चल जाएगा। मेंढक के आकार की होती है। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है, जो कि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों की तीनों जो होगी वो 6 × 6 × 6 अंगुल होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ लेगा कि 6 के रेशो में जो लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई है वो कौन सी मूषा की होगी, तो मंडूक मूषा की, या फिर इसके अपोजिट पूछ लिया जाएगा कि मंडूक मूषा की डायमेंशन क्या होती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट जो है वो होती है मूषल मूषा। मूषल मूषा में आपको ये याद रखना है कि इसमें हम इसका उपयोग हम चक्रबद्ध पारद को सिद्ध करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग हम चक्रबद्ध पारद को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो ये जितने भी मूषा के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। सामान्य मूषा ज्यादातर क्वेश्चन में पूछी जाती है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में अटेंड कर चुके हैं।
होप कि आपको समझ में आया हो। यदि किसी भी टॉपिक में पढ़ने के बाद आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।